ये कलयुग है लाला। यहाँ पर दूसरों की तकलीफ़ों को कर्मों की सज़ा मानते हैं और अपनी तकलीफ़ों को परीक्षा। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सेट नंबर 17 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग देखे होंगे सेट नंबर मैं 16 तक कंटिन्यू लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, आप लोग का प्रस्तावित डेट है 13 अक्टूबर 2025 को दिया होगा। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं आप लोग का क्वेश्चन क्या लिख रहा है। सबसे पहले सेट नंबर 17, देन सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग को सबसे पहले 35 क्वेश्चन रीजनिंग का होगा। देन आप लोग का इसके बाद आप लोग का मैथमेटिक्स का 35 क्वेश्चन लिख रहा। उसके बाद आप लोग देखिएगा 50 क्वेश्चन जीके जीएस का है। और सारे जीके जीएस और मैथ्स के क्वेश्चन को मैं पूरे के पूरे विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। और इसके बाद फिर से मैं मिलूंगा आप लोगों को, देखिए, आंसर की के साथ। देन आप लोग को फिर से एक नया सेट लेके आऊँगा। देखिए, ये सेट नंबर 18 चलेगा। तो सेट नंबर 18 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास होंगे, सेम सिलेबस बेस्ड ऑन होंगे। और इस सेट में जमलिंग क्वेश्चन नहीं है, ये अच्छा भी है तो एक बुरा भी है। ये होगा आप लोग का, देख ले, इसमें भी 120 कराऊंगा। देन लास्ट में मैं अपने आप से बता दूंगा कौन हूँ मैं। देन आप लोग को बस ये रहेगा। क्लियर है? तो चलिए, अगर आप लोग हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों पर शेयर कीजिए। और आप लोग के साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा इस चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं भी स्किप कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैथ्स के क्वेश्चन को और जीके जीएस के क्वेश्चन को करवा देता हूँ। क्लियर है? क्योंकि आप लोग को भी इसी का नीड होगा, बाकी आप लोग खुद से कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से ओवरऑल होता है। तो 31 से, यानी कि 31 से आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं मैथ्स का क्वेश्चन क्या लिख रहा है। देन ऑल क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आज मैं चाह रहा हूँ, इससे पहले वीडियो में सबसे पहले आप लोग ने जो बताया था वो मैथ्स बताया था। अभी मैं सोच रहा हूँ जीके जीएस। चलिए मैथ्स से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, राम ने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय की। पूरी यात्रा के दौरान राम की औसत चाल क्या थी? दशमलव के 2 स्थान तक ही है। फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों का औसत चाल निकालने के लिए आता है और यहाँ पे कंडीशन 3 आप लोगों को दे रहा स्पीड में, तो इसके लिए फार्मूला होता है 3xyz प्लस बटा xy प्लस yz प्लस zx कर सकते हैं। या फिर आप लोग इस प्रकार से नहीं निकाल सकते हैं तो औसत चाल के लिए कुल दूरी, तो कुल दूरी समान दूरी है तो आप लोग d प्लस d, यानी तीनों के लिए dd हो गया। कुल दूरी बटा कुल समय, समय रखा तो दूरी बटा चाल, तो दूरी पहला के लिए d है, चाल क्या लिखा था 40 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे d, देन चाल क्या लिखेंगे 45 लिखेंगे। देन फिर d लिखेंगे और चाल कितना था 60 था। ओवरऑल फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोग को अगर सॉल्व किए तो 3d आ जाएगा ऊपर जोड़ने पे। 40, 45, 60 के एलसीएम लेंगे तो 360 आ जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, ऐड ऑफ फ्रैक्शन कीजिएगा तो आप लोग के सामने यहाँ पे आ जाएगा 9d आ जाएगा। देन आप लोग के यहाँ पे 8d आ जाएगा। लास्टली आप लोग का आएगा 6d आएगा। क्लियर है? ओवरऑल अगर आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा 1080/23 आएगा। 1080/23 आएगा। क्लियर है? देन आप लोग इसको पूरे का पूरे ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने 46.96 किलोमीटर पर आवर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। और इस टाइप से भी अगर नहीं समझा तो आप लोग के लिए फार्मूला मैं लिख देता हूँ, 3xyz कर दीजिएगा। देन आप लोग को क्या करना पड़े, देखिए, xy प्लस yz प्लस zx कर, इस फार्मूला पे अप्लाई कर लीजिए, बन जाएगा। क्लियर है? चलिए, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है। ये फ्रेंड्स मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग बनाइएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए, ये बहुलक का क्वेश्चन है, काफ़ी टफ मैं बोलूँ, क्लास 10th में 5 नंबर में आता, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर का। फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए आप लोग को फार्मूला को जानना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, बहुलक दिया हुआ तो मोड का फार्मूला होता है क्या, देखिए मैं लिख देता हूँ, एल प्लस होता है, ब्रैकेट होता है F1 माइनस F0 होता है। देन डिनोमिनेटर में होता है 2F1, देखिए मैं लिख देता हूँ 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है। ये फार्मूला होता है, इनटू क्या करते हैं, एच से मल्टीप्लाई करते हैं। इस फार्मूला में आप लोग अप्लाई करना पड़ेगा, ये मोड का फार्मूला होता है। क्लियर है? तो ओवरऑल मोड का वैल्यू लिख रहा है 165 लिखा एल। तो देखिए, एल निकालने के लिए क्या करते हैं 165, देखिए सबसे पहले किस में आ सकता है ये, तो 165 है तो एल का वैल्यू भी आप लोग के सामने देखिएगा, तो इसमें एक्स का वैल्यू निकालना था तो 165 कर देंगे। देन F1 उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट वैल्यू था, एक्स का निकालना था तो एक्स मान लेंगे। देन F0 लिखेंगे 37 लिखेंगे, फिर 2F1, देन 2x कर देंगे माइनस 37 करेंगे और F2 का वैल्यू 27 था गुना 5। ये ओवरऑल सॉल्व कर दिए तो लंबा प्रोसेस जाएगा, तो एक्स का वैल्यू 37 आएगा। थोड़ा सा सॉरी, आप लोग फार्मूला बेस्ड बना लीजिएगा ये। चलिए, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन आ गया। चलिए, इसको मैं ट्रिक से बता दूंगा, आप लोग को एडवांस मैथ का क्वेश्चन है ये। ट्रायंगल एबीसी में 2 माध्यिकाएं एडी और बी जी पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एडी बराबर 18 सेंटीमीटर और बी बराबर 12 सेंटीमीटर तो बीडी की लंबाई ज्ञात करें, किसके बराबर होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। देखिए ABC, तो ABC हम बनाए, देखिए आप लोग का ये ए है, देन आप लोग का ये बी है, देन आप लोग का ये सी है। क्लियर है? लिख रहा
दो माध्यिका AD और BE G पर समकोण बनाती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करें, AD माध्यिका है, चलिए थोड़ा सा फिगर पर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए AD तो आपका ये AD माध्यिका हो, क्लियर है, और BE तो BE आपका एक माध्यिका, यहाँ तक हो गया। ये आप लोग का G पे समकोण बना रहा, तो समकोण मीन्स है 90 डिग्री होता है, यहाँ तक तो आप लोगों को पता। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जब भी माध्यिका होता है वह 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि 2:1 यहाँ भी कर देंगे। देखिए थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन लास्ट में ना हो। देखिए यानी AG का 2:1 हो गया, देन BG और G का रेशियो भी 2:1 होगा। आप लोग को ओवरऑल लिख रहा है AD का वैल्यू, अगर आप लोग देखते होंगे तो 18 लिख रहा, तो 18 को 2:1 में बदलेंगे तो AG का वैल्यू देखिए 18 को अगर तोड़िएगा ना तो AG का जो वैल्यू आएगा 2:1 में तोड़ना, तो ऑलरेडी 18 को तोड़िएगा तो 12 आ जाएगा। देन GD, तो GD का अगर आप लोग तोड़िएगा तो ये आप लोग का 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए BG को करना है, तो ओवरऑल अगर BG को भी आप लोग करते हैं तो BG को भी कितना था, टोटल BG का वैल्यू लिख रहा है आप लोगों के सामने। BE टोटल लिख रहा 12, तो 2/3 गुना 12 कहते हैं, 3 चौक 12, यहाँ पे टोटल कीजिएगा तो कितना, देखिए यहाँ पे टोटल कर रहे हैं BG का, तो देखिए फिर 2 लिख देंगे और 2 बटा क्या कर, टोटल 2/1 यानी 3 कर देंगे गुना, ओवरऑल इसका लंबाई था 12, टोटल सॉल्व कीजिए 3 चौक 12, यानी कि टोटल BG का वैल्यू देखें तो 8 आ गया। देन आप लोग GE का निकालते हैं तो केवल 4 आएगा, क्लियर है। तो ओवरऑल इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए थोड़ा सा एक स्टेप जंप करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए AG का वैल्यू आपका 12 आया था, देन GD का वैल्यू 6 आया था, फिर आप लोग देखे होंगे BG का वैल्यू कितना था, 8 था। अब आप लोग देखिए ये समकोण बना था 8 6 आ गया। ये समकोण त्रिभुज देखिए, ये समकोण त्रिभुज जो आप लोग को बन रहा है इसमें 90 डिग्री था, इस वैल्यू 8 है, ये 6 है, तो ओवरऑल ये क्या ये हाइपोटेनस है, तो इसका वैल्यू ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग क्या होगा, 10 होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे 10 होगा। ऑप्शन में सिंपल ऑप्शन नंबर C को क्लिक कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशमा ने साधारण ब्याज पर 12 लाख रुपए, क्या लिख रहा है, 12 लाख रुपए का ऋण उतने ही वर्षों के लिए लिया जितने ब्याज की दर है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 97,200 क्या लिख रहा है, 9,72,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा। फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को वार्षिक SI का फॉर्मूला यूज कीजिए ना, SI बराबर क्या होता है, PRT गुना 100 होता है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट का टोटल वैल्यू लिख रहा है 9,97,200 लिख रहा है, क्लियर है। तो ये हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे जो भी वैल्यू दे रहा है, क्लियर है, इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू देखेंगे 1 2, यहाँ पे कितना 0 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 4 5 लिख देंगे, इनटू रेट आप लोग को नहीं पता R कर देंगे, देर आप लोग का टाइम भी नहीं पता R कर देंगे, बाय क्या करेंगे 100 कर देंगे, क्लियर है। ओवरऑल इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 0 0 0 3 0 1 2 3 कैंसिल हो गया, फिर ये 0 0 कट गया, फिर 0 0 कट गया। अब 12 का पहाड़ा में अगर आप लोग कैंसिल कीजिएगा 972 को, तो ये ओवरऑल आप लोग का आएगा, इसको पूरे के पूरे सॉल्व कीजिएगा, क्लियर है। तो ये देखिएगा आप लोग के 9 टाइम्स कटेगा, वैसे ये 9 टाइम्स R² आ रहा, तो यहाँ से अगर आप लोग कीजिए तो 81 टाइम्स आया, कितना है 81 टाइम्स कटेगा। अब देखिए R² का वैल्यू अगर आप लोग देखिए तो 81 आ रहा, देन R का वैल्यू आप लोग को निकाले कितना आएगा 9% आएगा, तो ओवरऑल इसका वैल्यू आएगा 9% आएगा, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A और B एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, B अकेले इसे 16 दिन में कर सकते हैं, A अकेले इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स क्या करें, देखिए A प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, देन B का अकेले क्षमता लिख रहा 16 है, तो टोटल ओवरऑल अगर हम लोग निकालेंगे तो एफिशिएंसी 16 कुल कार्य होगा। A और B मिलकर 2 दिन में कर रहे हैं तो अब B का 1 हो गया। तो देखिए A का निकालना है, तो देखिए ये दोनों मिला के 2 था, तो B का वैल्यू 1 लिख रहा, तो A का वैल्यू तो 1 आ जाएगा ना, क्योंकि देखिए टोटल ओवरऑल 2 था, तो A का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया। आप लोग ओवर A कितना दिन में कर सकते हैं, A का टोटल 16 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर B आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन के बक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के संख्यात्मक मानों के बीच का अनुपात 2:3 है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई के बीच का अनुपात 3:7 है तो बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कुछ नहीं करना, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना, बेलन का बक पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2πr(h) होता है, क्लियर है। और बेलन का आयतन का फॉर्मूला था πr² होता है, πr² होता है, पाई कैंसिल, r को r से कैंसिल, h को h से कैंसिल कर देंगे। तो ओवरऑल अगर इसका वैल्यू देखिएगा, अब यहाँ से भी करिएगा 2/3 और यहाँ भी रेशियो काटिएगा ना, तो आप लोग देखिए 2 कट, यहाँ पे सॉरी इसका अनुपात लिखा 2:3, तो 2:3 ले देंगे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए 2 भी कट गया, तो ओवरऑल अगर आप लोग देखिए तो 1/r का वैल्यू जो आ रहा है 1/3 आ रहा है, यानी कि यहाँ से देखिए तो रेडियस का वैल्यू 3 आ गया, रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब आप लोग को जो निकालना बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता है, देखिए
यहाँ पे देखिए यदि बेलन की त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 3:7 है तो देखिए R/H का जो रेशियो दिख रहा है आप लोग के बीच में 3:7 लिख रहा है। क्लियर है। अब यहाँ ओवरऑल देखेंगे R का वैल्यू मैं 3 लाया था तो H का वैल्यू निकालना है तो ये 3/7 था। क्लियर है। ये 3 कैंसिल हो गया तो H का वैल्यू तो ऑलरेडी आपको 7 ही आ रहा ना। ये हम लोग को निकालना है बेलन का कुल पृष्ठीय तक। फॉर्मूला क्या होता है 2πr इंटू R प्लस एच। 2π कर दी R तो R का वैल्यू आप लोग के सामने 3 लिख रहा, फिर R प्लस एच तो 3 + 7 कितना होता है 10। तो ओवरऑल कितना 10 से 30 कितना हो गया 60 हो गया। तो टोटल ओवरऑल करेंगे तो 60 पाई आ गया। क्या आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 60 पाई यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए एक वृत्त में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AE को CD के समांतर खींचा गया है और BA को F तक बढ़ाया गया। एंगल ABC 85 डिग्री और एंगल FAE बराबर 24 डिग्री है। तो एंगल BCD का मान क्या होगा। कुछ भी नहीं करना। देखिए सबसे पहले आप लोग एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना। मान लीजिए कि एक सर्कल है और इसमें चक्रीय चतुर्भुज बनाना है तो फ्रेंड्स क्या करेंगे देखिए हम लोग क्या करें AB हो गया, आपका ये C हो गया, देन आप लोग का ये D हो गया। क्लियर। अब आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए आप लोग का A हो गया, देन आप लोग का ये B हो गया, C हो गया, ये D हो गया। ठीक है। आप लोग को बोला क्या AE को CD के समांतर खींचा गया। देखिए AE तो AE को देखिए यहाँ पे क्या कर AE को CD के समांतर ना तो AE को CD के समांतर खींचा गया। चलिए AE को CD के समांतर खींच देते हैं। सबसे पहले आपका A है ना तो A को E CD चलिए AE चलिए मान लेते हैं यहाँ से AE मान लेते, रुकिए AE मान लेते तो AE मान लें। क्लियर है। CD के समांतर तो CD के समांतर खींच दिए। देन BA को F तक बढ़ाया गया। ये BA है ना इसको F तक बढ़ा दिए। क्लियर है। अब लिख रहा एंगल FAE तो एंगल FAE का वैल्यू 24 डिग्री लिख रहा तो लिख रहा तो एंगल ABC का वैल्यू क्या लिख रहा था। एंगल ABC का वैल्यू आप लोग के सामने जो लिख रहा सिंपल वे में यहाँ पे लिखा 85 डिग्री। क्लियर है। तो आप लोग को बोल रहा है एंगल BCD का मान ज्ञात करें। फ्रेंड्स सबसे पहले एंगल आप लोग एंगल ADC का निकालिए ADC तो यहाँ का वैल्यू निकालिएगा तो दोनों का सम क्या होता है यानी 100 ये दोनों का सम होता है 180 तो 180 में से 85 को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है 95 तो एंगल ADC का वैल्यू तो 95 आ गया। क्लियर है। हम लोग क्या एंगल निकाला एंगल BCD का। देखिए बहुत ही सुंदर तरीका से मैं बता रहा हूँ। एंगल BCD का निकालना है तो ओवरऑल टोटल 180 था माइनस क्या करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो 95 है प्लस 24 को जोड़ देंगे तो टोटल आएगा यहाँ पे कीजिएगा ना 95 प्लस 24 ऐड कीजिएगा तो 5 4 9 हो गया 9 2 11। अब 180 में से 19 को घटाए तो कितना है 61 डिग्री आ गया। कितना आ गया 61 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे 180 में से 61 को घटा देंगे तो ओवरऑल 119 डिग्री आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। कंसेप्ट क्लियर है तो बन जाएगा। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर तो शंकु का आयतन कितना होगा। फ्रेंड्स आप लोग को पता है सबसे पहले व्यास लिख रहा 14 और स्लंट हाइट लिख रहा है 11 तो H अगर निकालिए तो क्या होता है H का वैल्यू होता है L² माइनस HR²। तो यहाँ पे लिखिएगा 121 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ओवरऑल अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा 72 आएगा। 72 को भी तोड़िएगा तो आप लोग के सामने 6√2 आ गया। अब क्या करें इसका आयतन निकालना तो फार्मूला तो 1/3 पाई R² तो 1/3 पाई का वैल्यू ओवरऑल लिख रहा 22/7 R²। तो R का वैल्यू कितना था 7 था 7 कर दें। H का वैल्यू कितना आया था 6√2। चलिए सॉल्व कीजिए इसको तो सॉल्व कीजिए तो 308√2 आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 450 मीटर की दूरी पर है। पुलिसकर्मी को देखते हुए चोर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगता है। पुलिसकर्मी तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करता है। फ्रेंड्स आप लोग बताइए देखिए ये पुलिस भाग रहा तो इसके पीछे चोर भी भाग गया ना लेकिन चोर तो ज़्यादा करेगा। अब देखिए सेम दिशा रहा तो जब भी सेम दिशा होता तो इसका स्पीड को क्या करते घटाते। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए पीछे आखिर चोर पकड़ा गया तो चोर द्वारा भागने में तय की गई दूरी निकालना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका सापेक्ष चाल निकालेंगे यानी स्पीड निकालेंगे तो दोनों एक ही दिशा में तो 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 किलोमीटर पर आवर आ गया होगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं देखिए इसको बोरा दूरी निकालें। ठीक है तो दूरी को किलोमीटर में निकालना। क्लियर है। अब देखिए हम यहाँ पे आवर 3 किलोमीटर को खाली 3000 मीटर कर दिए पर आवर में लिख दिए। क्लियर है। अब क्या करा चोर को पकड़ने में लगा समय तो समय बड़ा होता दूरी बटा चाल तो दूरी कितना था 450 था 450 कर देंगे। चाल कितना था तो 3000 आया था 3000 कर देंगे। देन हम लोग क्या करें आवर में था तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। क्लियर है। ओवरऑल सॉल्व कीजिए ना 0 0 कैंसिल ये 0 0 कैंसिल 6 का पहाड़ा में 30 आता है 5 बने 5 का पहाड़ा में 45 कितना बना था 9 बने तो यहाँ पे टी का वैल्यू 9 मिनट आ गया। टी का वैल्यू देखेंगे तो ये 9 मिनट आ गया। कितना आ गया ये 9 मिनट आ गया। अब चोर द्वारा भागने में कुल दूरी तो दूरी क्या होता है चाल गुना समय। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले चोर भाग रहा था 9 की रफ्तार से और इसका समय कितना लगा तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है
4 गुना समय, तो 9 लिख देंगे। यहाँ पे समय 9 मिनट था, तो मिनट को हम लोग आवर में बदल दिए, तो यहाँ पे 60 से कर देंगे। ओवरऑल अगर सॉल्व कीजिए तो इसका आएगा 1.35 किलोमीटर आएगा। 1.35 किलोमीटर इज द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चोर के द्वारा लिख रहा था इसलिए 9 से गुना किए, वही अगर पुलिस का लिखता तो 12 गुना 9/7 करते हैं। तो ओवरऑल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए फास्ट मैं इसलिए बताता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम आप लोग के पास भी नहीं, हमारे पास भी नहीं है। जल्दी करके बता दूंगा ताकि आप लोग का टेंशन खत्म हो जाए। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए ये भी असली मसाले सच सच MDH का क्वेश्चन। देखिए टोटल मैन कितना था 42 था, डे कितना था 5 था। इसके बाद जो भी रहता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 4080 लिख देंगे। देन आप लोग यहाँ पे 48 से ये था 14 यहाँ पे लिख देंगे और डिनोमिनेटर में x को लिख देंगे। सॉल्व कीजिए ना, तो देखिए 14 का पालन 42 3 बार में आता है। फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल फ्रेंड्स अगर x का वैल्यू निकालेगा ना तो फार्मूला के रिगार्डिंग भी निकालेगा या फिर x का वैल्यू निकालिए, सॉल्यूशन कीजिएगा तो आप लोगों के सामने 13056 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग आ रहा है आंसर। क्लियर है। चलिए दो संख्याओं का अनुपात 16:1900, इसका HCF 59,280 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले पहला संख्या 16x है, दूसरा संख्या 19x है। क्लियर है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को पता है HCF इंटू LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो 16x गुना 19x इसका वैल्यू लिखेंगे 59280। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ से x का अगर वैल्यू निकालते हैं तो आप लोगों के बीच में जो वैल्यू आएगा देखिए 59280 बाई 16 को इससे गुना करें तो 304 आएगा। ओवरऑल फ्रेंड इसको कैंसिलेशन कीजिए तो 195 आएगा। क्लियर है। अब देखिए 195 तो आ गया, 195 को 16 से गुना करें, 195 गुना 16 करेंगे, देन 195 गुना 19 करेंगे। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो गुना कीजिए तो पहला आएगा 3120 आ जाएगा और सेकेंडली जो आएगा 3705 आएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सबसे छोटा अनुपात बताना है। देखिए 4/5 को डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग का वैल्यू आएगा 0.8 आएगा। 12/14 को कीजिए तो 0.85 आएगा। 21/23 को कीजिएगा तो 0.84 आएगा। 16/19 को कीजिएगा तो ये आएगा इसका आएगा 0.91 आएगा, इसका आएगा 0.84 आएगा। ओवरऑल फ्रेंड सबसे छोटा निकालिएगा ना तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है। तो 4/5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की बात छोटी से छोटी संख्या कौन सी जो 15, 25 और 40 और 75 से विभाज्य है। फ्रेंड्स जब भी छोटी से छोटी संख्या की बात करते हैं आप लोग क्या करते हैं LCM निकालते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे 15 है, फिर आप लोगों का क्या है 25 है, देन आप लोग का 40 है, देन आप लोग का 75 है। सारे के LCM निकालिए। तो ओवरऑल अगर आप लोग इसका LCM निकालते हैं तो आप लोगों के बीच में आएगा टोटल 1200 आएगा। कितना आएगा 1200 आएगा। अब देखिए 1200 है क्या ऑप्शन में, तो है 1200 ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ललिता ने 40 पानी की बोतलें 18 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से खरीदी और उन्हें 20 रुपये प्रति बोतल के हिसाब से बेच दिया, तो कुल लाभ कितना होगा। सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए 20 रुपये में खरीदें, ठीक है, सॉरी 20 रुपये में बेच दिए, 18 रुपये में खरीदे थे तो 20 माइनस 18 बटा क्रय मूल्य कितना था 18 इंटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो ओवरऑल देखिएगा तो 11.1/9% लाभ होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है और उसकी दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि की जाती है, तो दैनिक बिक्री प्राप्ति पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। प्लस देखिए सबसे पहले कमी करें तो -25 कर देंगे, देन वृद्धि 30 है तो माइनस प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 25 गुना क्या करेंगे यहाँ पे 30 करेंगे, ओवरऑल क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे 25 का पावर में 100 कितना बार में आता है 4 बार में आता है। यहाँ पे करेंगे 15 आ रहा, यहाँ पे कितना आ रहा 2 आ रहा, तो यहाँ पे सॉल्व किए 5 आ गया माइनस, यहाँ पे सॉल्व किए होंगे तो आप लोग के बीच में आएगा 7.5 आया होगा। क्लियर है। तो हाँ, तो 5 में से 7.5 घटाएगा तो 2.5 आएगा, ये कमी में आएगा, तो 2.5% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा। देखिए 4000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि जब पहला भाग 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 5% साधारण ब्याज पर निवेश किया था, तो दोनों निवेशों से कुल वार्षिक ब्याज 144 था, तो 3% वार्षिक ब्याज पर कितना राशि निवेश की गई। कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, देखिए 144 रुपये जो कुल वार्षिक ब्याज है। क्लियर। इसका आप लोगों को क्या करना है कुल ब्याज प्रतिशत निकालना। तो 144 का क्या करें कुल कितना था 4000 था गुना 100 कर देंगे। तो यहाँ से ओवरऑल अगर आप लोग निकालते हैं तो आप लोग को सामने आएगा 3.6% आएगा। क्या आएगा 3.6 आ गया। और हम लोग क्या करेंगे एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो पहला में 3% था, देन सेकेंड आप लोग का 5% था, दोनों के बीच में ओवरऑल कितना 3.6। अब आप लोग सॉल्व करिए ना, तो 5 में से 3.6 को माइनस करेंगे तो 1.4 आएगा, फिर 3.6 में से 3 को माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा,
आएगा। तो ओवरऑल इसको सॉल्यूशन कीजिए तो 7:3 आएगा। क्या आएगा? 7:3 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा है कि 3% के लिए साधारण व्यय। तो फ्रेंड 3% वाले के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 के लिए कितना है 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7/10 कर देंगे और गुना क्या करेंगे 4000 से गुना कर देंगे। तो ओवरऑल करेंगे तो कितना है 7 चौक 28 यानी 2800 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 20 किलोमीटर अधिक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगा? वास्तविक दूरी। फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा दूरी निकालना है। सबसे पहले समय निकालिए। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे दूरी देखिएगा 20 किलोमीटर है और चाल कितना था एक, दोनों को डिफरेंस लेंगे तो 20 में से 10 को घटाएंगे कितना आ गया 4 आ गया। तो ओवरऑल अगर आप लोग देखें समय कितना आ गया 5 आवर आ गया। और वास्तविक दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? समय गुना चाल। तो समय देखेंगे कितना 5 आ गया था। चाल कितना लिख रहा था? तो फर्स्ट का क्लियर 10 लिख रहा था। तो 50 को 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 5 को 10 से गुना करें 50 आएगा। तो टोटल 50 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित और बिलाल क्रमशः 1500 रुपये और 2000 रुपये का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तुओं पर 2% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपनी वस्तुओं पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करता है और 2y की छूट प्रदान करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो y का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना फ्रेंड, इसको थोड़ा सा टाइम टेकन इसलिए स्किप मैं कर रहा हूँ। सॉल्व किया तो 12.5 आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये भी क्वेश्चन आप लोग का सिंपल है, आप लोग बना लीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्लियर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा ऑप्शन मेथड से, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देन इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15, 9 और 5 मीटर है। पेंट के एक डिब्बे से 40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का पेंट किया जा सकता है। केवल कमरे की दीवारों को पेंट करने के लिए पेंट के कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? फ्रेंड्स पेंट के डिब्बों की आवश्यकता बोला ना, सबसे पहले लिखें कमरे का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या होता है? देखिए 2 × L + B × H होता है। तो L का वैल्यू 15, L + B का वैल्यू 9 है। क्लियर है? और H का वैल्यू देखेंगे तो 5 है। ये ओवरऑल क्या करेंगे उसके ओवरऑल क्या करेंगे तो एक डिब्बे में पेंट का क्षेत्रफल तो 40 लिख रहा था, 40 से डिवाइड कर देंगे। 5 का पारा में 40 8 बार में आता है, 2 का पारा में 8 4 बार में आता है। अब 15 9 कितना? 24, 24 को 6 4 से डिवाइड करें कितना आएगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए एक्स ए बी और एक्स सी डी एक वृत्त के दो छेदक रेखाएं हैं। यदि एक्स ए बराबर 18 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 22 सेंटीमीटर और एक्स सी बराबर 24 सेंटीमीटर है तो एक्स डी का मान ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, देखिए सबसे पहले आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्लियर है? आप लोग को छेदक रेखा दिखाना है। छेदक रेखा उसे जो दो बिंदु को पास करता है। तो देखिए सबसे पहले एक्स ए बोल रहा था एक्स ए बी, तो एक्स मान लें ये हो गया, देन आप लोग का ये ए हो गया, देन आप लोग का ये बी हो गया, फिर आप लोग का एक्स सी डी, तो एक्स सी डी चल गया। तो एक्स तो हो गया, यहाँ पे सी ए डी ले लिए। क्लियर है? अब देखिए एक्स ए का वैल्यू ओवरऑल आप लोग के सामने क्या लिख रहा था? देखिए एक्स ए का वैल्यू 18 लिख रहा, देन ए बी का वैल्यू ओवरऑल 22 लिख रहा, देन एक्स सी का वैल्यू लिख रहा 21 लिख रहा, 24 है। तो आप लोग को सी डी का वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना है, आप लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग पुट कीजिएगा। तो देखिए मैं फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो इसका फार्मूला लिख देता हूँ। देखिए एक्स ए इंटू एक्स बी होता है, फार्मूला ओवरऑल होता है बाय एक्स सी इंटू एक्स डी, ये होता है। क्लियर है? तो आप लोग को पुट करना होगा। तो देखिए एक्स ए का वैल्यू देखिए मैं डायरेक्टली बना देता हूँ, बनाए होंगे। तो देखिए एक्स ए का वैल्यू 18 था, देन एक्स बी का वैल्यू 18 + 22 को जोड़ देंगे तो ओवरऑल 40 आएगा। देन एक्स सी का वैल्यू 24 था, देन अगला का निकालेगा तो 24 + x कीजिएगा, ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा। तो देखते हैं सॉल्व कीजिए। 6 × 18 होता है, 6 × 24 होता है। क्लियर है? 4 का पारा में 40 10 बार में आता है, तो यहाँ पे 30 आ गया, 30x + 6 आ जाएगा। तो 6 तो आ गया, लेकिन आप लोग का एक्स डी का वैल्यू निकाल रहा था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 24 था उसमें 6 को जोड़ देंगे। 24 से 6 कितना था? 30 होता। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। इजी क्वेश्चन है, बनाए होंगे तो बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी जीवा और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी होती है। फ्रेंड्स आप ऑलरेडी पता होगा, एक सबसे देखिए आप लोग को मान लीजिए कि सर्कल ड्रॉ किए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी जो जीवा होती है, तो वृत्त के सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे मुझे बोलते हैं डायमीटर बोलते हैं। और केंद्र के बीच की दूरी तो सिंपल हो गया ना, कुछ नहीं होगा तो 0 इकाई के बराबर होगा, सिंपल हो गया, डी हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। इस टाइप को अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिएगा। तो ओवरऑल स्क्वायरिंग कीजिए तो देखिए sin स्क्वायर + cos स्क्वायर आ जाएगा, जिसका वैल्यू होगा 1 आ जाएगा, -2 sin A × cos आ जाएगा। तो 2 sin A × cos आ गया। ओवरऑल इसको भी सॉल्व कीजिएगा, तो इसका भी सॉल्व कीजिए तो a - b का होल स्क्वायर का यूज कीजिए। तो यहाँ से सॉल्व किया तो 5 - 2√6/4 आएगा। क्लियर है? अब यहाँ से 2 sin A × cos A का वैल्यू निकालेगा ना, तो आप लोग को ओवरऑल जो वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिएगा सॉल्व करके।
ये क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए मैं आप लोगों को ट्रिक बताना चाहता हूँ, कुछ मत कीजिए। देखिए आप लोग को क्या कीजिए, सिंपल में देखिए ए प्लस बी है ना, बराबर क्या कीजिए माइनस सी कर दिए। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, अब देखो वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू क्या आ रहा है, सी स्क्वायर आ रहा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, पानी और आम के सांद्रण को 9:7 के अनुपात में मिलाकर आम का जूस बनाया जाता है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया जाता है तो नया अनुपात 13:14 हो जाता है। तो आम के नए जूस की मात्रा क्या होगी। फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिएगा इसको, ठीक है। नहीं बनेगा देखिए मैं बता ही देता हूँ। सबसे पहले 9 और 7 के रेशियो को 160 में बदलना है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए आम के जूस में पानी की मात्रा निकालते हैं। तो पानी के देखिए शुरू में पानी कितना 9 था, टोटल ओवरऑल 9 7 16 हो गया, इंटू क्या करें 160 से गुना करेंगे। तो 16 का पारा में 10 बार में, यानी टोटल निकालिए तो 90 लीटर आप लोग का आ गया पानी। तो 70 लीटर क्या आएगा, तो 70 आएगा आप लोग को, ये आ जाएगा जूस हो जाएगा। ये आप लोग का वाटर हो गया, ये जूस हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, बोरा 160 ये है। यदि 160 लीटर आम के जूस में x लीटर पानी और 3x लीटर आम के सांद्रण को मिलाया था। देखिए सबसे पहले 90 आ गया था, तो 90 में हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो x लीटर मिला रहे हैं। और ये आप लोग का जो 70 था, इसमें 3x को हम लोग क्या मिला रहे हैं, आम के सांद्रता को मिला रहे हैं। तो इसका रेशियो लिख रहा है 13:14 लिख रहा है। क्लियर है। ओवरऑल फ्रेंड्स अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू निकालेगा तो 14 आएगा। क्या आएगा, 14 आएगा। और आम के नए जूस की मात्रा, सबसे पहले आम के नए जूस की मात्रा जो आगे 90 तो रहने देंगे, प्लस x रहने देंगे। ओवरऑल कितना था, ये 70 प्लस 3x कर देंगे। क्लियर है। तो इसको टोटल सॉल्व किया तो 216 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 कुर्सियों और 6 मेजों का कुल मूल्य 5140 है। 3 कुर्सियों और 2 मेजों का कुल मूल्य 1635 है। तो ये तो फ्रेंड्स आप लोग विलोपन विधि से बना लीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग के सामने आएगा आंसर 700 आएगा। बना लीजिएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी होपफुली बना लिए होंगे आप लोग। देखिए क्या लिख रहा है, 55 वस्तुओं का अंकित मूल्य 99 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर था। प्रत्येक वस्तु की बिक्री होने से लाभ या हानि की प्रतिशत को ज्ञात करें। फ्रेंड्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखा, देखिए 55 MP लिख रहा है ना, तो 55 MP का जो वैल्यू है आप लोगों के सामने 99 CP के बराबर है। यहाँ तक तो ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, MP/CP करेंगे। तो MP/CP करेंगे तो ओवरऑल आप लोग के पास सामने जो वैल्यू आएगा 9/5 आ गया। क्या आ गया, 9/5 आ गया। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब लिख रहा 56 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि फ्रेंड देखिए 56 लिख रहा है विक्रय, यानी 56 SP का जो वैल्यू लिख रहा 35 वस्तुओं के अंकित मूल्य यानी 35 SP के बराबर है। तो हम सिंपल वे में क्या करें, इसके 7 5 तो 7 5 35 हो गया, 7 8 56 कर देंगे। यानी कि यहाँ से हम लोग फिर से क्या करें, MP और SP का रेशियो निकालें। तो MP और SP का रेशियो निकालेंगे तो MP का 5 आ गया और SP का 8 है। यहाँ तक तो समझ आ गया। लेकिन रेशियो का रूल से आप लोग के सामने कहते हैं हमेशा रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो MP का रेशियो अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आपस में इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है। तो फ्रेंड्स MP के रेशियो को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 8 से यहाँ गुना किए तो ऑलरेडी यहाँ भी 8 से गुना होगा। क्लियर है, 8 से। अब यहाँ पे हम लोग 8 है तो इसको कितना से गुना करेंगे, ताकि बराबर 9 से गुना करें। तो यहाँ भी हम लोग किससे गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे। यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। अब देखिए सॉल्व करेंगे। अब देखिए नया MP का वैल्यू आ रहा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए नया MP का मूल्य कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा केवल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा। तो फ्रेंड नया MP का वैल्यू निकाल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये रेशियो वाले वैल्यू को ध्यान थोड़ा रखिएगा, होने जा रही है। हाँ तो देखिए यहाँ तक तो आप लोग को ओवरऑल क्लियर हो चुका था। अब देखिए मैं इसको मिटा दी हूँ और आप लोग के सामने लिखता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए तो MP का वैल्यू 9 ठीक क्या हो गया, 72 आ गया, 72 आ गया। देखिए 9 को 8 से गुना किए 72 आ गया ना। तो MP का जो वैल्यू आ गया आप लोग के सामने 72 आ गया। ओवरऑल समझ में आ गया। देन CP का वैल्यू, तो CP का वैल्यू अगर आप लोग देखेंगे तो 8 पचे क्या होता है, 40 होता है। तो 40 आ गया। वही SP का वैल्यू अगर आप लोग देख रहे होंगे तो 9 पचे कितना आ गया, 45 आ गया। ये आप लोग के बीच डाटा आ गया। यानी कि फ्रेंड्स 72 MP आ गया, CP 40 आ गया और SP 45 आ गया। आप लोग को बोल रहा प्रत्येक वस्तु के बिक्री से होने वाले लाभ या हानि की प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ प्रतिशत देखिए CP 40 था और SP कितना 45 है। तो ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा, कितना हो रहा, 40 रुपये में खरीदे 45 में बेचा था, 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा। किस पे रेस्पेक्ट में, 40 के रेस्पेक्ट में इंटू 100 कर देंगे। ओवरऑल सॉल्व कर लीजिए। तो ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 5 का पाला में 40 60 बार में आता है और 8 का पाला में 100 जो आएगा सॉल्व कीजिएगा तो 12.5 बार में आएगा। तो 12.5% का लाभ होगा। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। तो 12.5 यानी ऑप्शन नंबर A को क्लिक कर देंगे। क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 19 है। देखते हैं क्या लिख रहा है। 8 संख्याओं का औसत 19 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लोगों को क्या करा, 8 का औसत कितना 19 है, तो 19 से गुना कर देंगे। शेष 5 का औसत, तो 5 का हम लोग 20 से गुना कर देंगे। क्लियर है। तो हम लोग के बड़ा 3 का निकालना, तो 8 में से 5 घटा तो माइनस कर देंगे ना, और ओवरऑल कितना का निकालना था 3 का, तो 3 से डिवाइड करेंगे। तो 18 को 8 को 19 से गुना करेंगे, तो ओवरऑल आप लोग 152 आएगा, माइनस 5 को 20 से गुना करेंगे 100 आएगा, बाई क्या करेंगे 3, तो 52 को 3 से सॉरी यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ पे ओवरऑल आएगा 17.33। 17.33 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन के लिए ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही नाउ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है। होपफुली आप लोग अच्छा लग रहा होगा। यामिनी और जरीन ने मिलकर एक व्यवसाय को 37,200 में निवेश किया और वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से यामिनी का हिस्सा 1,300 था, तो जरीन ने कितना निवेश किया था। कुछ नहीं करना है, देखिए आप लोगों को सिंपल अर्थ में मैं बताता हूँ, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले यामिनी को प्राप्त लाभ, तो यामिनी को कितना हो रहा है 1,300 रुपये लाभ हो रहा है। क्लियर है। तो जरीन को, तो जरीन को लिए हम लोग करेंगे, तो टोटल आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 5,000 में से 1,300 को माइनस कीजिएगा, तो जरीन का कीजिए, तो ऑलरेडी आप लोगों के सामने कितना आएगा 3700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3700। आप लोग को निवेश का अनुपात निकालना है, तो लाभ का अनुपात देखिएगा तो 1,300 हो गया। कितना हो गया ये 1,300 हो गया, और यहाँ पे कितना लिखा 3700 लिख रहा, तो ओवरऑल करेंगे तो 13:37 हो गया। क्लियर है। अब जरीन के निवेश राशि, तो ओवरऑल करिए, जरीन का कितना था 37 था, टोटल 37 था, 13 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल से, तो 37,200 था। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कीजिए तो आप लोगों के सामने 27,528 आएगा, 27,528। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग बनाए होंगे, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन मैं नहीं बताता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन काफ़ी सुंदर है, आप लोग बनाए होंगे। देखिए, 99 पर पावर 99 प्लस 99 के 100 के विभाज्य होने का शेषफल ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, देखिए आप लोग का ये 99 है। क्लियर है। इसके ऊपर 99 है। क्लियर है। प्लस आप लोग का 99, इसको डिवाइड किससे करना है 100 से। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं तो सिंपल वे में आप लोग अगर बनाते हैं, तो देखिए ये क्या कीजिए, कैसे बताएं, ये 99 को 100 के टर्म में जोड़ना करना है, तो हम लोग क्या करें 100 में से 1 को माइनस करते, तो ये आप लोग का 99 आ जाएगा। देन पावर 99 करेंगे प्लस 99 करेंगे। क्लियर है। ओवरऑल इसका अगर बात करना चाहते हैं तो कितना आ रहा 100 आ रहा। अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए 100 में से 1 करेंगे तो 99 आएगा, तो 99 को 100 से भागा दीजिएगा तो -1 आएगा, तो -1 के पावर 99 आएगा, तो -1 आएगा प्लस 99 था ये। तो ओवरऑल अगर आप लोग सॉल्व किए तो 98 आएगा। क्या आएगा 98 आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है ये मैथ्स का, फिर आप लोगों को जीएस बताऊंगा। 3 पाइप पी क्यू आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, फिर 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू तथा आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। पी अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। सबसे पहले लिख रहा है पी क्यू आर, तीनों को लिख रहा है, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों मिलाकर एक टैंक को कितने घंटे में भरता है 4 में। यहाँ तक तो लिख दिए। अब लिख रहा 4 घंटे का समय लेता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाता है, तो बंद कर देते हैं। ठीक है। क्यू तथा आर शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं, तो क्यू प्लस आर जो है ना शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, क्या लिख रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा है। 2 घंटे में भर देते हैं, तो आप लोगों को लिख रहा पी अकेले इस कार्य को कितना दिन में करे, कितना में करेगा ये, तो 4 2 का एलसीएम में करेंगे, टोटल कितना 4 आ रहा है। यहाँ पे करेंगे तो इसका 1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 आ रहा, तो क्यू प्लस आर मिला के 2 लिख रहा। और तो ये तो भाई गलत हो रहा है ये, रुकिए कंडीशन में थोड़ा सा मैं समझ नहीं देखता हूँ। 3 पाइप पी प्लस क्यू प्लस आर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेता है। क्लियर है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है। 3 घंटे बाद, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें मिस्टेक कर 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 3 घंटे तक आगे तो पी क्यू आर, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले आप लोग का था पी था प्लस क्यू था प्लस आर था, सबसे पहले खोल रहे हैं। अब 3 घंटे बाद, तो बाद यानी 3 घंटे था तो तीनों चालू रहा ना ये। अब लिखा 3 घंटे बाद पी को बंद कर देना, तो जब पी को बंद करें, चलिए देखिए ये पी को हम बंद कर दें फ्रेंड्स, ये पी को बंद कर दें, तो आप बताइए क्यू प्लस आर तो जारी रहेगा ना, तो क्यू प्लस आर जारी रहा। क्लियर है। तो बंद का क्यू आर से 2 घंटों में भर देते हैं, तो ये आप लोग को 2 घंटे में भर देना है। क्लियर है। अब देखिए भर देते हैं, तो पी अकेले टैंक को कितने घंटे में भरेगा। सबसे पहले ओवरऑल आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे टोटल 4 घंटा था, तो यहाँ पे तीनों का मिला के 4 घंटा था, तो यानी पी क्यू प्लस आर ओवरऑल कितना था ये 4 घंटे था। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, तो ये पी क्यू आर में से ये पी क्यू आर गया था, यानी केवल 1 घंटा बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सॉल्व कीजिएगा तो पी क्यू प्लस आर का वैल्यू देखिएगा, अब यहाँ पे क्यू प्लस आर का वैल्यू डबल में था। ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो पी
पी का वैल्यू 4 घंटा आ जाएगा, क्यू प्लस आर का वैल्यू 8 घंटा आ जाएगा, दोनों को निकालेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन चल गया ये। पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू देखिएगा तो ओवरऑल आप लोग का 4 घंटा आ जाएगा, और वही क्यू प्लस आर का अगर वैल्यू देखिएगा तो ओवरऑल आप लोग का 8 आ जाएगा। कुल कार्य 8 आ गया, इसका रेशियो 2 आ रहा है, इसका रेशियो 1 आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे पी का बोल रहा था, पी का देखिएगा तो ओवरऑल कितना आ रहा है, टोटल तो 8 था और 2 में से घटा 1, तो टोटल कितना 8 ही घंटा आ रहा है ना ये, तो 8 घंटा। ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। चलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बन गया होगा आप लोग से भी। चलिए अब जीके जीएस के क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिख रहा। मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो राइट आंसर होगा कैस्पर रूड ने जीता था। किसने जीता था? कैस्पर रूड ने। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, मैड्रिड ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कैस्पर रूड ने जीता था। क्लियर है? ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उद्यान का सफल परीक्षण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा डीआरडीओ ने किया था। किसने किया था? डीआरडीओ ने। फ्रेंड डीआरडीओ का गठन हुआ था 1 जनवरी 1958 के। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी समीर कामत है। और इसरो का मेन अध्यक्ष कौन है? भी इसका है के आर नारायण है। क्लियर? 11वें नंबर का ये। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती से संबंधित है? फ्रेंड्स अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो पेपर देने से पहले आप लोग पंचायत का कुल आर्टिकल जो भी लिखा ए से लेकर ओ तक लिखा है सारे को देख लीजिएगा। वैसे पंचायत का जो भारतीय संविधान में जो डिस्कस किया गया अनुसूची नंबर 19 में भाग नंबर 9 में डिस्कस किया, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? याद रखिए भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 243 का, यानी 243 का से लेके 243 का ना तक, देखिए यानी कि ना तक टमर्गीय ना का, या फिर ए से लेके आप लोग का ओ तक का पंचायती राज से संबंधित है। वही फ्रेंड्स इसे बात करना चाहते हैं भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, वही अनुसूची की बात करना चाहते हैं। देखिए अनुसूची की बात करना चाहते हैं तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित होते हैं। क्लियर है? और 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था के तहत संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्लियर है? ये भी याद रखेगा। और फ्रेंड्स आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय को शामिल किया गया, जिस पर पंचायती राज कानून बना सकता है। क्लियर है? और त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो सूत्रधार थे बलवंत राय मेहता थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये बातें करना चाहते हैं आप लोग का। चलिए 8वां भाग नंबर 8 किससे संबंधित है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में के प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इससे किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया सकता। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 15 में यह डिस्कस किया गया है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म, जाति या जन्म स्थान पर किसी आधार पर कोई से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 15 को डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा का। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 16, तो आर्टिकल नंबर 16 जो होता है आप लोग को पता होगा, इसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया। जो आप लोग देखे होंगे ईडब्ल्यूएस को जो छूट मिलता है, तो ये आप लोग को होता है 16 के 4 के तहत होता है। क्लियर? ये भी आप लोग को पता होगा। देन आर्टिकल 19 सबसे फेमस है। तो आर्टिकल 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया गया है, आप लोग पढ़े होंगे। और आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, इसे छुआछूत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो याद रखिए लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन था ये। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं शेरशाह सूरी। तो फ्रेंड्स याद रखें शेरशाह सूरी का शासनकाल जो था 1540 से लेकर 1545 के मध्य हुआ था। क्लियर है? और शेरशाह सूरी ने 2 युद्ध में, यानी कि एक था 1539 जो कि चौसा का युद्ध हुआ था, और 1540 जो कि विलग्राम का युद्ध हुआ था। दोनों युद्ध में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। क्लियर है? और शेरशाह सूरी का मकबरा शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। देन बाकी क्या मैं डिस्कस करूँ, अभी डिस्कस करने का मन नहीं है। चलिए अभी मैं केवल डिस्कस कर देता, अभी बताना क्वेश्चन। मसाई लोग अफ्रीका में किस महाद्वीप के निवासी हैं? तो अल्टीमेटली फ्रेंड मसाई लोग अफ्रीका का, ये क्वेश्चन पिछले बार CBT 2 में आया था। तो मसाई लोग कहाँ के रहने वाले? अफ्रीका के रहने वाले हैं। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कुछ वैसा कुछ तो है नहीं, चलिए रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRA का मुख्यालय किस देश में? देखिए अंतर्राष्ट्रीय की बात करना चाहते हैं तो ये फिलीपींस में होगा। कहाँ पे होगा? ये फिलीपींस में होगा। क्लियर है? चलिए बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। बातें करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का, तो फ्रेंड उसका होता है रोम में होता है। और विश्व बौद्धिक संपदा का जिनेवा होता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलस पर्वतमाला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया था, एटलस पर्वतमाला जो था वो अफ्रीका में था। कहाँ पे होता है? ये अफ्रीका में होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? यह एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत होते हैं। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो था माउंट एवरेस्ट होता है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर होता है, जो कि नेपाल में है ये। चलिए, पौधे की जड़ों में कैस्पेरियन पट्टी का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, जायला में जल के मार्ग को नियंत्रित करना इसका मेन कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एपिजेनेटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जीन अभिव्यक्ति से वंशानुगत परिवर्तन से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स चक्र का प्राथमिक उत्पाद जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में प्रवेश करता है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, NADH और FADH का होल 2 होगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है इसका राइट आंसर होगा FC गोवा। कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब FC गोवा ने जीता। FC गोवा ने जीता। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन हुआ था वह उड़ीसा स्टेट में हुआ था। एक क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पेपर में आ सकता है, तो ये उड़ीसा स्टेट में हुआ था। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। और कलिंगा जो खेल होता है वो फुटबॉल से संबंधित होता है। चलिए, प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ऑलरेडी फ्रेंड जब भी रहता तो ये नई दिल्ली में हुआ था। जब भी कुछ नया होता है तो वो हमेशा नई दिल्ली में होता है। तो नई दिल्ली में हुआ था। इसका उद्घाटन जो हुआ था 3 मई 2025 को किया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। फूलों का अनूठा त्यौहार बथुकंपा का रंगीन और जीवन त्यौहार है। यह त्यौहार प्रत्येक महिलाओं द्वारा उन फूलों से मनाया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में विशेष रूप से उगते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, बथुकंपा का त्यौहार कहाँ मनाते हैं? तो याद है बथुकंपा का जो त्यौहार होता है वह तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। और फ्रेंड इसे याद रखें, इसे पुष्प पर्व भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पुष्प पर्व भी बोलते हैं। इसे हम लोग पुष्प पर्व भी बोलते हैं। ऑलरेडी जैसे मैं झारखंड में रहता हूँ तो झारखंड में पुष्प पर्व किसे कहते हैं? सरहुल को बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो इसका ऑलरेडी होता कथक से। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य शैली से है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। चलिए, बातें करना चाहते हैं भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। क्लियर है? और कथकली कहाँ का है? तो ये केरल का होता है। ये सब सारे चरकुला तो यूपी का ना, चरकुला यूपी का है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया? फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को घोषित किया गया। क्लियर है? याद रखिएगा। और ये वित्तीय आपातकाल जो है राष्ट्रपति ही इसकी घोषणा कर सकते हैं। और वित्तीय आपातकाल की घोषणा के तिथि से 2 महीना के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है। ये होता रूल होता है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 356। तो फ्रेंड इससे होता है राष्ट्रपति शासन होता है। आर्टिकल 352 क्या होता है? तो इससे होता है राष्ट्रीय आपातकाल होता है। चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कुल कितनी बार लगाया। चलिए, सम्राट अशोक के पितामह कौन थे? फ्रेंड्स के मैं ट्रिक बताया था, आप लोग देखे होंगे तो अच्छे से मैं बताता। CBA याद करना पड़ा। A फॉर अशोक हो गया, B से बिंदुसार हो गया, C से चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। उनके बेटा का नाम बिंदुसार थे। बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक थे। तो अशोक के पिता कौन हो गए? बिंदुसार। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता, दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, समानता से याद करिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ 4 नदी ना, ये सारे आप लोगों को अरब सागर में गिरती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये क्वेश्चन इससे भी पिछले बार आया था CBT 2 में, मैं दिया था इसलिए बता रहा हूँ। सा से साबरमती नदी, माँ से माही नदी, ना से नर्मदा नदी, ता से ताप्ती नदी, ये सारे जो नदी होते हैं वह अरब सागर में गिरते हैं। किस में गिरते हैं? अरब सागर में। लेकिन ओवरऑल आप लोग को बोला बंगाल की खाड़ी में। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में। लूनी नदी अपने आप में विलुप्त होती है। ताप्ती भी कहाँ गिरती है? तो ऑलरेडी आप लोगों को अरब सागर में बता दिया था। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या फिर बुध गंगा भी कहते हैं। क्लियर है? इसकी कुल लंबाई देखा है तो 1465 किलोमीटर होती है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र लोचदार और होने पर बेलोचदार होता है। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक हो जाता है।
चलिए, एमएस वर्ड में वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान तिथि सम्मिलित करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, एमएस वर्ड में प्रेजेंट डेट को निकालने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, डी फॉर डेट होता है। देखिए, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। वही फ्रेंड्स अगर बोलते हैं वर्तमान समय के लिए, तो वर्तमान समय के लिए करेंगे तो अल्ट करेंगे प्लस शिफ्ट करेंगे प्लस टी करेंगे, टी फॉर टाइम होता है। चलिए, डीएनएस अस्फ्रूमिंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर कीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो डीएनएस कैश में गलत जानकारी डालना, तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिख रही है। जीपीटी जैसे बड़ी भाषा मॉडल में ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का मूल नवाचार क्या है? तो इसका राइट आंसर लिखें, ऑप्शन नंबर सी करेंगे, सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म, ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला अंगोला कौन सा देश बन गया? सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, अंगोला आईएसए का नया सदस्य बन गया। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस नंबर का सदस्य बना, तो ओवरऑल याद रखिए 123वां बन गया। किसका बन गया? 123वां बन गया। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आईएसए जिससे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो गठन हुआ था 3 नवंबर को हुआ था, 3 नवंबर 2015 को हुआ था, 3 नवंबर 2015 को हुआ था। और ये जो हुआ था COP 21 के सम्मेलन में हुआ था, COP 21 के सम्मेलन में हुआ था। क्लियर है? याद रखिएगा, आईएसए की स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रांसवा ओलांद के द्वारा किया गया था। क्लियर है? और ये COP 21 पेरिस सम्मेलन के दौरान हुआ था। और इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम है, यानी कि हरियाणा अपना गुरुग्राम में। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को आईएमएफ के अप्रैल 2025 में विश्व आर्थिक आउटलुक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसके लिए याद होगा चौथा प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? चौथा। अगेन आई रिपीट, भारत को आईएमएफ के अप्रैल 2025 यानी विश्व आर्थिक आउटलुक में चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। क्लियर है? मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, भारत जापान को छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। क्लियर है? इससे पहले सबसे टॉप पे कौन है? आप लोग को पता होगा, अमेरिका होता है, देन जापान होता है, फिर चीन है शायद। ठीक है, देखिए बताता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, यानी वर्तमान में विश्व के शीर्ष अर्थव्यवस्था वाले 3 घटते क्रम में सबसे ज़्यादा जो होता है अमेरिका होता है। आप और अमेरिका हो गया। क्लियर है? देन सेकेंड में अमेरिका के बाद आप लोग का चीन आता है, उसके बाद जर्मनी आता है, चौथा भारत आता है। बातें करना चाहते हैं आईएमएफ का, तो फ्रेंड्स आईएमएफ का जो गठन हुआ था 1944 में हुआ था, औपचारिक रूप से इसका अस्तित्व हुआ था 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में फ्रेंड्स इसका जो मेन प्रबंधन है वो आप लोगों को पता होगा, क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा है। क्लियर है? चलिए, सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सबसे पहले याद है सेल्यूकस निकेटर जो था ना, ये यूनानी थे। कहाँ था ये? यूनानिक शासक जो मेगास्थनीज के दरबार में आए थे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है CBT 2 में। याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं मेगास्थनीज के बारे में। फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका लिखा था। कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका। ये भी याद रखिएगा। चलिए, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति रह चुके थे। क्लियर है? ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। वही फहियान जो आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखा। देखिए, इब्न बतूता ने अरबी भाषा में, देखिए मैं लिखता, इब्न बतूता ने अरबी भाषा में अपने यात्रा वृत्तांत लिखी थी, जिसका नाम क्या था? रेहला था। क्या था ये? रेहला था। और चीनी यात्री फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ये सारे पॉइंट्स को याद रखिए, सारे क्वेश्चन पूछता है ये। गोटीपुआ राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप क्या है? तो ऑलरेडी आप लोगों को पता उड़ीसा होता है। क्या होता है? उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, गोटीपुआ उड़ीसा राज्य का एक पारंपरिक नृत्य क्या है? तो उड़ीसा का है। क्लियर है? चलिए, बातें करना चाहते हैं मणिपुर का। तो फ्रेंड्स मणिपुर में जो नृत्य होता है, डोल होता है, पुंग होता है। क्लियर है? वही उत्तर प्रदेश में आप लोगों को पता है चरकुला हो गया, नौटंकी होता है, चौलर होते हैं। वही बिहार के तो गंगिया हो गया, बोलबे हो गया, कर्मा हो गया। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ये CBT 2 का क्वेश्चन है, पिछले वर्ष का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण के और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो याद रखिए आर्टिकल नंबर 86 होता है। आर्टिकल नंबर 86 यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। अगेन आई रिपीट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। क्लियर है? वही बातें करना चाहते हैं आर्टिकल नंबर 84। तो फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 84 में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की अहर्ताएँ लिखी गई है। यानी इसमें लोकसभा और राज्यसभा जो होता है ना, उसका सदस्यों की अहर्ताएँ यानी कि
कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा का जो सदस्य जो होते हैं उसके टेन्यूर के बारे में लिखा गया आर्टिकल 84 में। वही बातें करना चाहते हैं आर्टिकल 88 के बारे में। तो आर्टिकल 88 में संसद सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के वर्णन का करता है। वही फ्रेंड्स, और इसमें 90 होता है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद त्याग या फिर पद से हटाए जाने के बारे में वर्णन करता है। क्लियर है। चलिए बातें करना चाहते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा भारत में उपराष्ट्रपति अमेरिका के भांति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं आर्टिकल नंबर 64 के तहत। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन ईजी है। राजकोषीय घाटा में से ब्याज अदायगी को हटा दिया तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। फ्रेंड्स याद रखें, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 2 कर लीजिएगा। चलिए, क्या लिखा, नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है। तो 95 का अगर देखा जाए तो निवेश प्राप्त के लिए ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिखिए, मूल्यह्रास। क्या होता है? मूल्यह्रास को जिसे बोलते हैं डिप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए, वेब 3 की अवधारणा किस मूल सिद्धांत पर आधारित है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वेब 3 की अवधारणा एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट के मूल सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए, वही बातें करना चाहते हैं वेब 1.0। तो फ्रेंड देखिए, वेब 1.0 जो था, देखिए वेब 1.0 जो था वो केवल पढ़ने वाला वेब था। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं वेब 2.0 का, यानी वेब 2.0 जो था वो पढ़ने लिखने वाला था। और वेब 3 क्या है? तो पढ़ने लिखने स्वामित्व यानी रीड राइट ऑन वाला हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कण भौतिकी के स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक लेप्टॉन है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रॉन एक प्रकार क्या होता है? लेप्टॉन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने किया था। और इसका नाम किसने दिया था? स्टर्नी ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। इसका नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। क्लियर है। क्वार्क के बारे में मुझे नहीं जानकारी है। घूर्णी गतिकी में जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया किस राशि का घूर्णी समकक्ष होती है। फ्रेंड्स, ये जो होती है ये आप लोग का होता है, इसका जो राइट आंसर होगा मास होगा, यानी कि द्रव्यमान का होता है ये। चलिए, और फ्रेंड्स आप लोगों को पता है द्रव्यमान का सेम आता क्या होता है? तो केजी होता है। क्या होता है? ये केजी होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। संवेग का क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड होता है। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। सारे पॉइंट्स को याद रखिए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में ये सब क्वेश्चन। चलिए, AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन आज ही क्वेश्चन में पढ़ा था ये। तो AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया। तो 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया। देखिए, AI से क्वेश्चन पूछ रहा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होता है। क्लियर है। अगेन आई रिपीट, AI आधारित वास्तविक समय वन चेतावनी प्रणाली करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मध्य प्रदेश। क्लियर है। इसके बारे में कुछ मेरे पास और पॉइंट्स था, शायद मैं कहीं लिखा था। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा AI, देखिए आजकल देश में पूरे देश विदेश में देख रहे हैं पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है ना ये। तो AI 2025 जो होस्ट करेगा, देखिए क्वेश्चन करंट अफेयर था, आज मैं खुद इस चीज़ को पढ़ा था, इसमें बता देता हूँ। देखिए, AI 2025 का जो होस्टिंग कंट्री है, इसको होस्ट करने वाला है 2025 पेरिस में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस में ही होस्ट होगा, याद रखिएगा। क्लियर है। वही फ्रेंड 2026 में जो होस्ट होगा AI का, वो अपना प्यारा देश भारत में होगा, यानी AI 2026 का होस्ट कौन होगा? भारत में होगा। क्लियर है। और आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ AI के लिए एक मिनिस्टर का भी AI मिनिस्टर भी बने। कहाँ पे पता है? तो आप लोग को मैं बताना चाहूँ अल्बानिया में AI का मिनिस्टर बना, उसका मिनिस्टर बना इसलिए क्योंकि ताकि वो करप्शन को रोक सके लिए। तो क्वेश्चन आएगा AI को रोकने के लिए कहाँ पे मिनिस्टर बने? तो अल्बानिया में। ये क्वेश्चन आज का करंट अफेयर था, काफ़ी अच्छा लगा बताकर मुझे। चलिए, अच्छा लगता है जब भी मैं कुछ सीखता हूँ आप लोग के बीच में शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए, भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 1950 में तो गणतंत्र हुआ था, लेकिन यहाँ से याद करें 1951 याद कर लीजिए। क्लियर है। तो 1951 याद कर लिए, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक है। चलिए, कुछ यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले याद रखिए, पहला जो रैंक होता है वह नॉर्वे में है। पहला रैंक किसका? नॉर्वे का। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है। और भारत का कितना है? अगेन आई रिपीट, 151 है। क्लियर है। वही बातें करना चाहते हैं रैंक के बारे में। सबसे पहले भारत का HDI इंडेक्स में रैंक कितना है? तो आप लोग को ऑलरेडी मैं डिस्कस किया था, 130 में है। वही अगर बात करना चाहते हैं पीस में, यानी वर्ल्ड पीस इंडेक्स में बात करें कितना है? तो 115 है। क्लियर है। वही प्रेस में की बात करना चाहते हैं 151 है। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। तो समूह का उदाहरण देखा तो परिवार का सदस्य के एक समूह होते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन था ये। तलचर कोयले की खान कहाँ है। सबसे पहले फ्रेंड तलचर जो होता है आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, तलचर जो होता है वो उड़ीसा में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? उड़ीसा में होते हैं। क्लियर है। और तलचर जो होता है भारी पानी का संयंत्र होते हैं। वही बातें करना चाहते हैं झारखंड में। तो झारखंड में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है बोकारो होता है। चलिए, अभिराई कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में है।
चलिए, निम्नलिखित में किसका सही मेल नहीं है? देखिए, ओसाका, लंकाशायर, सेलम या बर्गिम। सबसे पहले देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ओसाका, तो ओसाका आप लोगों को पता है जापान में आता है, बिल्कुल सही है। लंकाशायर ये आप लोगों को ब्रिटेन में ही आता है, बिल्कुल ही सही है। सेलम भारत में आता है। बर्मिंघम फिर फ्रांस में नहीं आता बल्कि ब्रिटेन में आता है। आप लोग मैच देखते होंगे, इंग्लैंड में जो मैच हो रहा था तो बर्मिंघम में, तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वनित चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, स्वनित चतुर्भुज परियोजना का जो संबंध होता है वो राजमार्ग से होता है। किससे होता है? राजमार्ग से होता है। इसके तहत टोटल 5,846 किलोमीटर सड़क बनाकर भारत के चारों नगरों को जोड़ा गया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, स्वनित चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से गुजरते हुए, देखिए इसके लिए होता है सबसे पहले, देखिए मिडिल में, तो आप लोगों को पता है सबसे पहले सेंटर में यहाँ पे क्या होता है? दिल्ली होता है। देन यहाँ पे क्या होता है? महाराष्ट्र होते हैं। देन यहाँ पे चेन्नई होता है। यहाँ पे क्या है? कोलकाता है। ये चारों को ही स्वनित चतुर्भुज बना दिया गया। क्लियर है? ये सेंटर होता है, दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई और कोलकाता है। क्लियर है? और स्वनित चतुर्भुज कुल 13 राज्य से गुजरते हुए ये आप लोग को बतलाया गया। क्लियर है? और स्वनित चतुर्भुज की परियोजना की जो शुरुआत हुआ था 2001 में हुआ था। सारे पॉइंट्स को याद कर लीजिए आप लोग। भारत में वरीयता का सही क्रम चुनें। फ्रेंड्स अगर आप लोग को जानकारी होगा तो इसके बारे में मैं हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ। देखिए, भारत में वरीयता के अनुसार सबसे पहला जो आदमी होता है वह प्रेसिडेंट होते हैं। देन आप लोग का तो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। क्लियर है? उसके बाद जाते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं। देन आप लोग का तो राज्य के राज्यपाल होते हैं, यानी गवर्नर होते हैं। पाँचवा में जो होते हैं पूर्व राष्ट्रपति, यानी कि फॉर्मल प्रेसिडेंट होते हैं। ये याद रखिएगा। तो इस टाइप से होते हैं। और केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर के वरीयता अनुक्रम होते हैं। क्लियर है? और फ्रेंड्स याद रखिए, वरीयता अनुक्रम के संबंध में अधिसूचना जो जारी हुआ था वह 26 जुलाई को हुआ था। 26 जुलाई, देखिए 26 जुलाई 1979 में जारी हुआ था। क्लियर है? चलिए, ये मैं 5 तक बता दी हूँ। और 5 का काम में रखा गया उप प्रधानमंत्री, जो कि फ्रेंड भारत में उप प्रधानमंत्री नहीं है। और इससे पहले जो लास्ट में भारत को प्रधानमंत्री बने थे लाल कृष्ण आडवाणी बने थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में। क्लियर है? और छठे पद पे जो आते हैं वह होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। देन उनके साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष भी होते हैं। और 7वें पे होते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं, अपने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, भूतपूर्व प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यसभा लोकसभा के विपक्ष का नेता होते हैं। और 7 का काम होता है भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होते हैं। क्लियर है? ये सारे रूल्स को आप लोगों को जानना पड़ेगा। चलिए, तो ऑप्शन के रिगार्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? इसको तो आप लोग आराम से बनाएंगे। तो सबसे पहले याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार जो पारित हुआ था वह 4 अगस्त 2009 को, 4 अगस्त 2009 को। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। इससे पहले मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, शिक्षा का अधिकार 2009 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ये लागू हुआ था। क्लियर है? तो ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 21 का काम है अंतर्गत 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध करवाया गया था। क्लियर है? और पूरे भारत में जो लागू हुआ था, ये भी डेट याद कर ले, 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे भारत में लागू हुआ था। एक पायस और एक निलंबन, यानी एक इमल्सन एक सस्पेंशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? फ्रेंड्स इसका जो मुख्य अंतर होता है कणों का आकार होता है, यानी कि शेप ऑफ साइज होता है। क्लियर है? चलिए क्या मैं बोल दिया, यानी कि आकार, यानी कि साइज ऑफ कण के इंग्लिश क्या होता है? कण को इंग्लिश पार्टिकल्स हो गया। चलिए उप्स, देखिए कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ऑलरेडी आप लोग को बताया था, इसमें होता है आप लोग को एक परमाणु द्वारा साझा जोड़ी का दान। जैसे आप लोग मीथेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप लोग देखिए इस टाइप से बनाते हैं ना, तो ये आप लोग का होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल ट्वीजर एक नोबेल पुरस्कार विजेता तकनीक का उपयोग किस लिए किया गया था? तो 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म वस्तुओं को पकड़ना और हेरफेर करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए बस कुछ क्वेश्चन और है, शायद अच्छा लगा होगा आप लोग को, देखते हैं। भारतीय मूल के कमला प्रसाद विशेषर को किस देश की दूसरी प्रधानमंत्री के चुनी गई? तो त्रिनाद एंड टोबैगो को। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करें। अगेन आई रिपीट, भारतीय मूल की कमला प्रसाद विशेषर त्रिनाद और टोबैगो की दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है। इससे पहले जो बनी थी वह 2010 से लेकर 2015 के टेन्यूर के लिए बने थे। क्लियर है? और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, इसका जो संबंध होता है ना वह बिहार के बक्सर जिला से। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में मुगल और दिल्ली सल्तनत के इतिहास को हटा दिया? फ्रेंड्स मैं आप लोग को अगर पढ़ाया था तो आप लोग देखे होंगे, अगर आप लोग टीचर हैं, अगर आप लोग क्लास को पढ़ाते हैं तो आप लोग को पता हो क्लास 7 के एनसीईआरटी में मुगल और दिल्ली सल्तनत दिया था, लेकिन एनसीईआरटी के रिगार्डिंग आप लोग को इस चैप्टर को हटा दिया क्लास 7 के बुक से। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर है? अब इस पुस्तक में इसके यहाँ पे महाकुंभ मेले का उल्लेख किया गया। क्लियर है? बातें करना चाहते हैं एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी का गठन कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सदस्य केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ लिया गया? सबसे पहले संघ, फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा संघ में हम लोग जब मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? नारा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नारा। तो नारा यानी कनाडा हो गया। क्या हो गया? कनाडा। तो याद है कि संघ की बात करते हैं तो कनाडा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दें, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगेन आई रिपीट, भारतीय संविधान निर्माताओं ने कनाडा के संविधान से सरकार का संघीय स्वरूप के विचार को लिया है। क्लियर है? चलिए वही बातें करना चाहते कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। देखिए अमेरिका से, तो अमेरिका से उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद, देन आप लोग का प्रस्तावना, फिर आप लोग का मौलिक अधिकार लिया गया। यूके से आप लोग को पता है नागरिकता लिया गया, रिट लिया गया। फ्रांस से गणतंत्र लिया गया, समानता का अधिकार लिया गया, बहुत सारे चीज़ लिया गया। ठीक है, चलिए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताया था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य था वह अरुणाचल प्रदेश था। क्या था ये? अरुणाचल प्रदेश था। यहाँ पे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ केवल 17 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर था। क्लियर है? और वही सबसे ज़्यादा की बात करना चाहते हैं 1106 के साथ आप लोग का बिहार था। कहाँ था ये? बिहार था। क्लियर है? और ओवरऑल पूरा भारत की बात किया जाए तो 382 था, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। क्लियर है? इससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भारत में प्रथम जो जनगणना हुआ था वो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और 10वीं जो हुआ था वो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ 2027 में नेक्स्ट जनगणना होगा जो कि जातीय गणना भी इसमें आधारित होगी। चलिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि, फ्रेंड्स आप लोगों को पता है खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि वो हरित क्रांति से संबंधित होती है। दुग्ध उत्पादन आप लोगों को श्वेत क्रांति से होती है। मत्स्य उत्पादन जो नीली क्रांति से होती है। उर्वरक आप लोगों का भूरी से होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है, जिसे पिछले वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए वही श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियर को कहा गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स लॉजिस्टिक डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र गुहा होगा। रामचंद्र गुहा। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाते हैं? तो फ्रेंड्स सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म जानिए। देखिए एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्लियर है? ये HIV वायरस से होता है जो कि फ्रेंड्स 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? 1 दिसंबर को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 1 मई को आप लोगों को पता होगा मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाते हैं। सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। भारत में पहला किट 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। क्लियर है? भारत में पहला किट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया? तो फ्रेंड्स याद रखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में खोला गया। तमिलनाडु में। इसरो के आदित्य L1 मिशन को किस बिंदु पर स्थापित किया गया था? देखिए L4 होता है लाग्रांज होता है। क्या होता है? L4 लाग्रांज होता है। तो लाग्रांज बिंदु L1 पे लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। अगेन आई रिपीट, इसरो के आदित्य L1 मिशन को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रांज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया गया था। क्लियर है? चलिए साथ साथ बताना चाहता हूँ L1 का जो मेन उद्देश्य था सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यानी कि आदित्य L1 को कब छोड़ा गया था? तो ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2 सितंबर को छोड़ा गया था। 2 सितंबर 2023 को छोड़ा गया था। सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए पर्माकल्चर कृषि डिजाइन का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र का अनुकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा फसल की विफलता के खिलाफ बीमा कवरेज। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देन आप लोग आंसर को देख सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन को मैं इसलिए स्किप कर देता हूँ, खुद से कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप लोग को नीड होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देन आप लोग के साथ फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। देख लीजिए ये हमारा टॉपिक रहेगा पूरे का पूरे मैं आप लोग के बीच में करवा दूंगा तो करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट। तो चलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों पास शेयर कीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हमारे पास कुछ एनर्जी आ सके। क्लियर है? चलिए थैंक यू सो मच फॉर द वेरी वेरी बेस्ट।